नमस्कार। आज हम ये एक आपके लिए मैंने पूरे सिलेबस से क्लास 10th सोशल साइंस से पूरे सिलेबस से कुछ क्वेश्चंस छांटे हैं। और उन क्वेश्चन में क्या है कि जिसमें भी क्वेश्चन में प्रश्न में सबसे शब्द आ जाता है। जैसे भारत का सबसे कम निर्धनता वाला राज्य, सबसे कम निर्धन यानी सबसे कम पॉवर्टी वहाँ मिलती है। अब इसको उल्टा कर लीजिए तो आएगा कि सबसे रिचेस्ट स्टेट कौन सा है, तो आंसर क्या आएगा? पंजाब। ठीक है, पंजाब भारत का सबसे रिचेस्ट स्टेट है। ठीक है, सबसे और क्यों है? तो वो है एग्रीकल्चर के कारण से। एग्रीकल्चर बड़ी मेहनत से वहाँ पर 3-3 फसलें वहाँ के किसान लेते हैं। नेक्स्ट कहता है सबसे अधिक निर्धनता वाला। अब आता है कि पुअरेस्ट स्टेट भारत का कौन सा है, तो वो है उड़ीसा। अब रिसोर्स में ये पुअर नहीं है, रिसोर्स वहाँ पर खूब है लेकिन डेवलपमेंट का स्तर कम है, इसलिए ये पुअरेस्ट स्टेट है। नेक्स्ट कहता है भारत का सबसे अधिक लिटरेसी रेट वाला राज्य है, जिसमें लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा है, साक्षरता का स्तर सबसे ज़्यादा है, तो वो है केरल। यहाँ पर लगभग शायद 93% के आसपास लोग पढ़े लिखे हैं। देन आता है भारत का सबसे कम साक्षर राज्य, जो जहाँ पर लिटरेसी रेट सबसे कम मिलता है, वो कौन सा है? तो वो है बिहार। लगभग 65% पॉपुलेशन यहाँ की पढ़ी लिखी है, जो भारत में सबसे कम है सेंसस 2011 के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हरियाणा का सबसे पिछड़ा जिला कौन सा है? तो वो है मेवात। नेक्स्ट कहता है लोकतंत्र की सबसे बड़ी चुनौती क्या है? देखो, इसमें मैंने कुछ एक सिलेक्टेड क्वेश्चन ही है आपके सामने ये, और ये पूरी 10वीं क्लास में सोशल साइंस में चारों बुक से कलेक्ट किए गए हैं। ठीक है, तो इसमें ये उसका क्वेश्चन आ गया आपका पॉलिटिकल साइंस का कि भारत में डेमोक्रेसी के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है? तो वो है इलिटरेसी यानी अशिक्षा। नेक्स्ट कहता है दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला स्तनधारी जीव कौन सा? दैट इज लेपर्ड, चीता। 112 किलोमीटर पर हावर की गति से दौड़ता है। नेक्स्ट कहता है भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क कौन सा है? तो वो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, उत्तराखंड में। ठीक है, 1936 का बना हुआ ये। नेक्स्ट कहता है देश के सबसे मूल्यवान वन, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे प्रीसियस फॉरेस्ट कौन से हैं? वो होते हैं रिजर्व फॉरेस्ट, जिनको सरकार ने रिजर्व किया गया होता है। नेक्स्ट कहता है भारत का वर्तमान में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? हाईएस्ट डैम, तो वो है टिहरी डैम, टिहरी बांध 261 मीटर ऊंचा है, भागीरथी नदी पर है, उत्तराखंड में है। ठीक है, एक इधर नदी आती है भागीरथी, एक इधर आती है अलकनंदा, दोनों देवप्रयाग में मिल जाती हैं, यहाँ से इसका नाम पड़ता है गंगा। तो यहाँ नदी पर डैम बना हुआ है टिहरी डैम। आपने हिंदी में एक कहानी पढ़ी होगी माटी वाली, तो माटी वाली की जो स्टोरी है आपके सिलेबस में हिंदी सब्जेक्ट में, तो वो माटी वाली की कहानी इसी टिहरी डैम के बनने से वो चैप्टर लिखा गया है। एक्चुअली में क्या था कि यहाँ पर रिवर बहती है, टिहरी यहाँ पर कस्बा होता था, यहाँ पर टिहरी डैम बना दिया जाता है, और उसके कारण से जो पुराना टिहरी शहर है वो सारा अब वाटर रिजर्वरी के अंदर समा गया है। हालांकि सरकार ने नई जगह उनको अलॉट कर दी, न्यू टिहरी के नाम से वो है अब, लेकिन लोगों के अपने इमोशंस, अपने इतिहास, अपने फोर फादर्स की यादें उस जगह से जुड़ी होती हैं, तो इस कारण से। और फिर वो गरीब लेडीज थी, तो उसकी स्टोरी इसमें दी गई है कि गरीब का परिवार या उसका जगह नहीं उजड़नी चाहिए। नेक्स्ट ऐसा ही क्वेश्चन आता है कि भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध कौन सा? वो है भाखड़ा डैम। भाखड़ा डैम 225 मीटर ऊंचा है, सतलुज नदी पर है, और हिमाचल प्रदेश में ऐसे रिवर बहती पंजाब की ओर, तो यहाँ बिल्कुल पंजाब के बॉर्डर पर भाखड़ा डैम है। 25 मीटर इसकी हाइट है। इसके जस्ट 10 किलोमीटर नीचे यहाँ पर दूसरा डैम है जिसको हम नांगल डैम कहते हैं। नांगल पंजाब में आता है, और ये जो भाखड़ा डैम है ये हिमाचल प्रदेश में। भाखड़ा यहाँ पर वास्तव में गांव है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? लंबा, अभी बात हो रही थी ऊंचे की, अब है लंबे की। लंबाई का मतलब है कि मान लो एक रिवर ऐसे बह रही है और उसके ऊपर चौड़ाई में ऐसे
सबसे ज़्यादा लंबा बांध कौन सा है? वो है हीराकुंड डैम, और ये है ओडिशा में। ओडिशा में ये डैम है महानदी पर, लगभग 4 किलोमीटर लंबा है। नेक्स्ट है भारत की सबसे लंबी कैनाल कौन सी? कैनाल, रिवर नहीं है ये, कैनाल। कैनाल मैन मेड होती है, मैन मेड। आदमी ने नदी पर डैम बनाया और आगे कच्ची या पक्की नहर बनाई और उसमें पानी भेजा गया है। तो ऐसी सबसे बड़ी कौन सी है? तो उसको बोलते हैं इंदिरा गांधी नहर। ये भी क्या होता है कि इधर एक सतलुज नदी बहती है हिमाचल से, फिर पंजाब में एक ब्यास नदी बहती है, और दोनों पंजाब में बठिंडा के पास मिल जाती है। यहाँ पर जब ये मिलती हैं तो यहाँ पर एक डैम बनाया गया है। डैम नहीं है वो, बल्कि बैराज है, उसको हरीके बैराज। ठीक है, हरीके बैराज नाम का एक जगह है बठिंडा के पास, और वहां से एक नहर निकाली गई है जो राजस्थान में जाती है, और भारत की वो सबसे लंबी कैनाल है। विश्व में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा? सबसे बड़ा उत्पादक देश, तो वो है चाइना। कभी कभी आपसे पूछेगा कि सेकंड नंबर पे कौन सा देश है चावल के उत्पादन में, तो आएगा आंसर भारत। भारत चावल के उत्पादन में सेकंड। और चावल ऐसी क्रॉप होती है जो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा चाइना में होती है, फिर इंडिया में होती है, और यदि इस चावल की बात करें तो दुनिया में सबसे ज़्यादा लोगों के द्वारा यूज किए जाने वाला फूड ग्रेन है, ये अनाज है। और चावल पैदा होता है खरीफ क्रॉप्स के रूप में इंडिया में, और ये समर सीजन में बोया जाता है। इसको अधिक टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, अधिक रेनफॉल की ज़रूरत होती है, और प्लेन एरिया की ज़रूरत रहती है, और एलुवियल सॉइल और डेल्टाई सॉइल में ये सबसे ज़्यादा होता है। कोस्टल स्टेट के अंदर 3 फसलें ले ली जाती हैं, वेस्ट बंगाल में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, और वहाँ पर इन फसलों को अमन, ओस और बोरो कहा जाता है। नॉर्थ इंडिया में भी चावल की खेती हम ले लेते हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन 1966 में जब आई उसके बाद से, लेकिन ये एरिया हमारा हालांकि चावल को फेवरेबल नहीं है। इसके कारण से हमने खेतों में बहुत सारी सिंचाई की है, और सिंचाई के कारण जो हमारे खासकर पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी में लैंड डिग्रेडेशन हुआ है। वो भी एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कभी कभी। तो नॉर्थ इंडिया में लैंड डिग्रेडेशन का कारण है ओवर इरिगेशन। ज़्यादा सिंचाई करते हैं तो क्या होता है कि पानी जमीन में जाता है सिंचाई के रूप में, और सिंचाई होती है खेतों में आर्टिफिशियली पानी पहुंचाना, चाहे वो कैनाल का है या ट्यूबवेल का है या वेल का है। लेकिन जब पानी खेतों में देते हैं हम, ज़रूरत से ज़्यादा हमने फसल लेनी होती है तो हम वो पानी उसमें पहुंचाते हैं। तो नमी जब ज़मीन में होती है तो ज़मीन की अंदर की गहराई का खारापन, जो ज़मीन की टॉप लेयर होती है जिसको हम सॉइल बोलते हैं, लगभग 6 इंच गहरी, तो उसमें वो खारापन आ जाता है। और आपने कभी कभी देखा होगा कि ज़मीन के ऊपर वाइटिस सफ़ेद रंग की कुछ सॉल्ट इकट्ठा हो जाता है, जिसे हरियाणवी भाषा में नूनी बोलते हैं। तो उसके कारण से ज़मीन खराब हो जाती है, खारापन हो जाता है, जिससे बीज डालेंगे तो वो खराब हो जाते हैं। तो ये लैंड डिग्रेडेशन का कारण है, खासकर वेस्टर्न इंडिया में। नहीं कहता बाजरा, बाजरे का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा? वो है राजस्थान। ये भी एक ड्राई क्रॉप होती है, इसको बरानी फसल कहिए। बारानी फसल आपसे कभी कभी क्वेश्चन पूछेगा, बारानी फसल क्या होती है? तो बारानी फसल वे फसल होती हैं जो विदाउट इरिगेशन के ली जाती है, केवल बरसात के ऊपर ये डिपेंड करती हैं, जिसमें से बाजरा प्रमुख है। मोटे अनाज भी इसको कहा जाता है, बाजरे को मोटा अनाज भी कहते हैं। ठीक है, मोटे अनाज के नाम से भी आपसे कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मोटे अनाज मिलेट्स किसे कहते हैं? तो मिलेट्स के अंदर ज्वार, बाजरा और मक्का ये शामिल होते हैं। नेक्स्ट आता है ज्वार। ज्वार वाइट कलर की होती है। इसकी जो फसल होती है उसको हम चारे के रूप में भी और अनाज के रूप में यूज करते हैं। उसका सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में ज्वार सबसे ज़्यादा होती है। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा है कि दुनिया में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता देश कौन सा है? देखो बेटा, केवल किताबें पढ़ना नहीं है, उसको एक मोटिवेशन रखना है कि हमें पढ़ाई क्यों करनी है। आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा, नेल्सन मंडेला की एक स्टोरी आती है साउथ अफ्रीका में,
और उन्होंने वहाँ पर रंग भेद की नीति के विरुद्ध अंग्रेजों के से आंदोलन किया और 28 सालों तक वो जेल में रहे। लेकिन उन्होंने एक ही बात कही कि केवल शिक्षा ही एक ऐसा हथियार है जिससे आप दुनिया बदल सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, शिक्षा को आप एक मोटिवेशन बनाइए और अपने जीवन में कामयाबी की बुलंदियों पर चढ़िए। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछता है कि दालों का सबसे बड़ा उत्पादक, पल्सेस, उसका सबसे बड़ा उत्पादक देश है भारत। भारत में सबसे ज्यादा दालें पैदा होती हैं और सबसे ज्यादा ही हम कंज्यूम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विश्व में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा? सबसे बड़ा उत्पादक वो है ब्राजील। अगर सेकंड पूछे सेकंड उत्पादक देश कौन सा है तो आएगा भारत। यदि शुगर केन की बात आ जाए कि गन्ने का सबसे बड़ा ये तो था शुगर केन कि गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक देश है ब्राजील, लैटिन अमेरिका में यानी साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा कंट्री जहां पर अमेजन नदी बहती है, तो वहां पर गन्ना सबसे ज्यादा होता है। लेकिन यदि चीनी की बात आ जाए कि चीनी सबसे ज्यादा पैदा कहाँ होती है, तो चीनी का सबसे बड़ा जो कंट्री है वो है क्यूबा। ठीक है, क्यूबा कंट्री में होती है, वेस्ट इंडीज में, वेस्ट इंडीज जो द्वीप समूह है उसमें ये देश है। और यदि सेकंड लार्जेस्ट की बात करें तो इसमें भी चीनी के प्रोडक्शन में भारत का स्थान है। नेक्स्ट आपसे पूछता है विश्व में तिलहन, तिलहन का मतलब होता है ऑयल सीड। ऑयल सीड भी कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ऑयल सीड क्या होते हैं, तो आप बताओगे कि वे क्रॉप्स जिनसे हमें ऑयल मिलता है, जैसे मस्टर्ड हो गई है, जैसे आपका यानी सरसों हो गई है, तोड़िया है, अलसी है, अरंडी है, सूरजमुखी है, तो ये सब सनफ्लावर, तो इन सब को ऑयल सीड कहते हैं, तिलहन फसलें कहते हैं, और इनमें सबसे बड़ा उत्पादक देश है भारत। नेक्स्ट कहता है मूंगफली, मूंगफली भी ऑयल सीड है। ठीक है, और ये सबसे ज्यादा पैदा होती है भारत में आंध्र प्रदेश में। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत का सबसे प्रसिद्ध चाय उत्पादक क्षेत्र कौन सा? भारत में सबसे ज्यादा चाय कहाँ होती है? तो वो होती है दार्जिलिंग में। दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल का हिस्सा है, सिक्किम को टच करता है, भूटान को टच करता है, आसाम को टच करने वाला डिस्ट्रिक्ट है, और इसको ये जो दार्जिलिंग की चाय है ये वर्ल्ड फेमस है, पूरी दुनिया में इसकी सबसे ज़्यादा डिमांड होती है। चाय एक रोपण फसल होती है जो एक बार में उसकी पौध को खेतों में लगा दिया जाता है, और चाय हमेशा जो पहाड़ की ढलानें होती हैं उसके ऊपर इसकी प्लांटेशन की जाती है, और फिर इनको पत्तियों को तोड़ा जाता है और इनकी पत्तियों को यूज किया जाता है एक बेवरेज के रूप में, यानी पेय पदार्थ के रूप में। नेक्स्ट, विश्व का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश कौन सा है? मिल्क, मिल्क का उत्पादक देश कौन सा है? तो मिल्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश है भारत। ठीक है, भारत में दुग्ध का सबसे बड़ा उत्पादन होता है। नेक्स्ट कहता है सबसे बड़ा सबसे कठोर खनिज कौन सा है? हार्डेस्ट। ठीक है, हार्डेस्ट मिनरल कौन सा है? तो दैट इज डायमंड। डायमंड को डायमंड से ही काटा जा सकता है। आप ये सोचें कि छीनी हथौड़ा लेके हम इसको काट देंगे या लोहे के कटर से काट देंगे तो कटेगा नहीं, ये केवल हीरे से ही कटेगा। और इंडिया का सौभाग्य ये है कि हीरे को काटने वाला जो हीरा है वो सौभाग्य से हमें ही मिलता है, भारत में ही मिलता है। और भारत के अंदर सबसे ज़्यादा जो हीरा है वो मध्य प्रदेश के अंदर पन्ना डिस्ट्रिक्ट में मिलता है। ठीक है, पन्ना डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश। और यदि हम सोने की बात करें तो सोना भारत में सबसे ज़्यादा कर्नाटक के कोलार में मिलता है। नेक्स्ट कहता है लोहो एस्क भारत में, या क्वेश्चन कहता है कि लोहो एस्क के संसार में सबसे बड़े भंडार या निक्षेप कहाँ है? कुद्रेमुख, कर्नाटका। कर्नाटक इंडिया का एक स्टेट है, यहाँ पर कर्नाटक यहाँ लगभग है, तो यहाँ पर एक माइनिंग है कुद्रेमुख, वेस्टर्न घाट के पास में, तो यहाँ मिलता है। और कुद्रे वर्ड जो है ये कन्नड़ भाषा का शब्द है, कर्नाटका की जो नेटिव लैंग्वेज है तो वो कन्नड़ है, और कन्नड़ में कुद्रे का मतलब होता है हॉर्स, घोड़ा, और मुख मीन्स उसकी चेहरे की आकृति। तो पहाड़ जब देखते हैं ना दूर से तो वो घोड़े की तरह दिखाई देता है, तो इस जगह का नाम धीरे धीरे कुद्रेमुख हो गया। ठीक, तो नेक्स्ट कहता है मैग्नीज। मैग्नीज
का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा? भारत का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य ओडिशा। अभी आपको बताया था ना कि उड़ीसा सबसे पूरेस्ट है, बट मैंने वहां पर भी आपको बताया था कि ये मिनरल्स में सबसे टॉप स्टेट है, सबसे ज्यादा मिनरल्स मिलते हैं, बट फिर भी पूरेस्ट है। क्यों? डेवलपमेंट नहीं है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा मैग्नीज मिलता है, और मैग्नीज का काम क्या होता है? मैग्नीज को मिलाते हैं आयरन में। जब आयरन ओर को आयरन बनाया जाता है, स्टील बनाया जाता है, तो उसके अंदर मिलाया जाता है। जैसे आपने रेलवे ट्रैक देखा होगा, तो रेलवे ट्रैक को जब उसके ऊपर से बहुत तेज गाड़ी जाए, सुपर फास्ट या वंदे भारत जैसी गाड़ियां जब तेज गति से दौड़ें और माल गाड़ियां उस पर से जाएंगी, और टेम्परेचर भी नॉर्थ इंडिया में तो समर सीजन में 45 डिग्री प्लस रहता है, तो ऐसे इतनी गर्म तापमान में वो पिघले ना, या वो स्प्रेड ना हो, गर्म होकर वो प्रसारित ना हो, फैले ना, तो उसके लिए क्या करते हैं, उसमें मैग्नीज मिलाया जाता है। नेक्स्ट आता है भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट। बॉक्साइट मिलता है ओडिशा में, और भारत का 45% मिलता है ओडिशा से ही। आप देख रहे हैं ना, दोनों में ओडिशा। ओडिशा यहाँ पर एक स्टेट है भारत में, कोस्टल स्टेट, ठीक है, आंध्र प्रदेश से आगे। यहाँ पर आप मैप पे भी देखेंगे, यहाँ पर चिल्का झील भी है, तो चिल्का झील जिस राज्य में है वो ओडिशा ही है। तो यहाँ पर ही सबसे ज्यादा मैग्नीज मिलता है, यहीं पर सबसे ज्यादा बॉक्साइट मिलता है। और बॉक्साइट क्या होता है? बॉक्साइट एक रॉ मटेरियल होता है जिससे हम एल्यूमिनियम बनाते हैं। एल्यूमिनियम जिससे जहाज बनते हैं, एरोप्लेन बनते हैं, जिससे रेलगाड़ियों के डिब्बे बनते हैं, जिससे जो हमारी बस होती हैं, ट्रक होते हैं, उनकी जो बॉडी बनाई जाती है, तो वो सब इससे बनते हैं। एल्यूमिनियम से ही बहुत सारा इक्विपमेंट बनते हैं, बर्तन बनाए जाते हैं, साइंस का सामान बनता है। तो ये सब इनका रॉ मटेरियल बॉक्साइट है। नेक्स्ट ऐसा ही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारत में या गुजरात का सबसे बड़ा तेल उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? कभी कभी तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेंगे कि भारत में तेल कहाँ मिलता है। तो देखो, भारत में 3 जगह तेल मिलता है, एक खंबात की खाड़ी, एक आसाम, और एक इंडिया में। ठीक है, अगर मान लो मैं ये इंडिया का एक रफ मैप बनाऊं, तो एक यहाँ पर ये जो बेल्ट है ये खंबात खाड़ी है, ये खंबात खाड़ी। एक यहाँ मिलता है बॉम्बे आइस, बॉम्बे, यहाँ बॉम्बे है, बॉम्बे से इधर, और एक ये आसाम का तेल क्षेत्र है। तो इन सब एरिया में हमें तेल मिलता है। तो यहाँ पर है अंकलेश्वर, ठीक है, तो अंकलेश्वर। नेक्स्ट कहता है भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र कौन सा? वो है आसाम, और आसाम में भी डिगबोई, आसाम में डिगबोई। डिगबोई की कहानी यदि मैं आपको बताऊं तो क्या हुआ था कि इसका नाम डिगबोई कैसे रखा गया। पुराने जमाने की बात है, जब अंग्रेज यहाँ पर थे, कुछ ना कुछ व्यापार के उद्देश्य से वो आए थे, तो नॉर्थ ईस्ट के एरिया में कभी वो जंगलों से लकड़ियाँ काट रहे थे, और जंगलों से लकड़ियों को ढोने का 2 ही तरीके होते हैं, या तो नदी में डाल दीजिए या हाथी के ऊपर लाद कर उसको लाइए, और हाथी में बहुत सारा वजन होता है। तो जब हाथी आए यहाँ से, यहाँ पर ब्रह्मपुत्रा रिवर बहती है, और हाथी का इतना चौड़ा पैर होता है, तो जब उसके पैर से और उसके खुद के वजन से और उसके ऊपर लदी हुई लकड़ियों के वजन से तो मिट्टी नीचे दब गई। तो जब सुबह उन्होंने देखा, तो जो हाथी के पैर का निशान था उसके बीच बीच में ऐसे कुछ चिकनाई के बुलबुले थे, ठीक है। तो उन्होंने, अंग्रेजों ने देखा कि ये तो तेल है, तो उन्होंने लड़कों को लगा दिया। अब ब्रिटिशर जो होते हैं ना, मजदूरों को बॉय बोलते हैं, और खोदने को क्या बोलोगे? डिग। तो बार बार खोदे जा रहे। उस जमाने में जेसीबी तो होती नहीं थी, तो उन्होंने लड़कों को लगाया और कहा कि डिग बॉय डिग, और बार बार, क्योंकि वो उस जमाने में ये एक जंगल होता था, तो फिर धीरे धीरे ये एरिया डिग बॉय के नाम से ही फेमस हो गया, क्योंकि यहाँ पर तेल मिल गया उनको बाद में। और तेल की पहचान किससे हुई? हाथी के पैर के निशान से। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत की सबसे बड़ी पाइपलाइन कौन सी? HVJ, हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन। देखो, हजीरा यहाँ पर है गुजरात में, ठीक है, और विजयपुर यहाँ पर है, और जगदीशपुर यहाँ पर है यूपी में, ठीक है। तो इनको मिलाने वाली पाइपलाइन जो बाद में अभी दिल्ली तक और सोनीपत तक भी पहुंचाई गई है। नेक्स्ट कहता है भारत का सबसे बड़ा ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? भुज। भुज ये गुजरात है, तो यहाँ पर एक जिला है भुज, ठीक है, उसमें माधोपुर है। तो यहाँ पर भुज में जो है सबसे बड़ा सौर संयंत्र है, सोलर पैनल यहाँ पर लगाए गए हैं, सोलर प्लांट है। नेक्स्ट कहता है स्पंज
लोहे का, स्पंज लोहा समझते हो? आपने अपने घर से कबाड़ी को लोहा दिया, ठीक है, कच्चा लोहा जिसको बोल देते हैं, उसको मेल्ट करके बनाया जाता है। तो इस प्रकार के लोहे का सबसे बड़ा उत्पादक देश है भारत। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा सूती वस्त्र उत्पादन का केंद्र कौन सा? दैट इज मुंबई। ठीक है, मुंबई भारत में सबसे बड़ा कॉटन का एरिया, इसको कॉटन पॉलिस ऑफ इंडिया भी कहते हैं। और यहाँ पर ही भारत की सबसे पहली कॉटन मिल लगी थी 1854 में। नेक्स्ट आता है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे कौन सा है? तो नेशनल हाईवे इस समय सबसे बड़ा है NH44, जो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाता है, 3745 किलोमीटर, 3745 किलोमीटर लंबा है। नेक्स्ट कहता है, भारत का सबसे इंपॉर्टेंट शहर कौन सा है, यानी सबसे बड़ा शहर कौन सा है? वो भी बॉम्बे कहिए या मुंबई कहिए या ग्रेटर मुंबई कहिए, यानी पहले नाम होता था बॉम्बे, आजकल नाम है मुंबई। और आजकल फिर मुंबई इतनी बड़ी हो गई है कि उसमें नए एरिया बसाने पड़ रहे हैं, तो इसलिए जगह का नाम बदलता जा रहा है, नवी मुंबई या ग्रेटर मुंबई। और कभी कभी इसका पुराना नाम आपसे पूछेंगे कि 7 टापुओं का शहर किसे कहते हैं, तो वो भी बॉम्बे है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, इसमें प्रिंट मीडिया से रिलेटेड आपका एक क्वेश्चन चैप्टर है मुद्रण संस्कृति। तो उससे एक क्वेश्चन यहाँ पर है कि विश्व की सबसे पहली प्रिंटिंग मशीन किसने बनाई थी और कब बनाई? तो वो बनी थी 1448 ईस्वी में, 1448 में, और वो बनाई थी योहान गुटेनबर्ग ने। जर्मनी का व्यक्ति था और उसका जन्म ऐसे स्थान पर होता है कि वो घर में देखता है कि वहाँ पर कुछ मशीन बनी हुई थी जिससे वो तेल निकालते थे। तो तेल निकालते थे तो दाने बीच में जाते थे और वो पिसते थे और तेल निकलता था। तो वो छोटा बच्चा था उस जमाने में, तो उसने देखा कि भाई ऐसे ऐसे, तो बाद में उसका मन हुआ कि क्यों ना मैं एक ऐसी मशीन बनाऊं कि जिसपे एक रोलर मूव करे और उसके ऊपर नंबरिंग लिखी हो, अल्फाबेट्स इसके रोमन लिपि के ए से लेके जेड तक, और वो पेज पे जाकर उसकी छाप छोड़ दे। तो धीरे धीरे उसने उस जो अपनी तेल पिराई की मशीन थी उसको देखकर मशीन बनाई थी, जिसको दुनिया की सबसे पहली प्रिंटिंग मशीन, मूवेबल प्रिंटिंग मशीन, घूमती थी वो और वो प्रिंट पेपर पर छाप छोड़ती थी, जिसको हम बोलते हैं दुनिया की फर्स्ट प्रिंटिंग मशीन, और योहान गुटेनबर्ग ने ही इसको बनाई थी। नेक्स्ट, जापान की छपी हुई, छपी का मतलब प्रिंटेड, सबसे पुरानी पुस्तक कौन सी है? ओल्डेस्ट बुक कौन सी? तो वो है डायमंड सूत्र, और ये बनी थी, छपी थी 1868 में, 868 ईस्वी में, 868 ईस्वी। ये जापान की सबसे पुरानी किताब है। और कभी कभी ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि दुनिया में सबसे पहले जो ये पेपर है, पेपर का आविष्कार कहाँ हुआ? तो वो हुआ था चाइना में। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये थे कुछ एक क्वेश्चन जो आपके पूरे सिलेबस से ही मैंने जुटाने का प्रयास किया और सोचा कि विद्यार्थियों को क्यों ना इसके माध्यम से एक बार पूरे सिलेबस से कुछ क्वेश्चंस को रिवाइज कराया जाए, ताकि कम से कम ये वाले क्वेश्चन तो उनको हमेशा के लिए माइंडेड रहे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप प्रयास करते रहिए, कभी भी हार मत मानिए, आपकी जो अपने अंदर जुनून पैदा करिए पढ़ाई के प्रति, या अपना टारगेट रखिए कि मुझे जीवन में क्या करना है। और कभी किसी कारण से यदि आपके, जैसे अभी कभी आपके हाफ ईयरली एग्जाम में या किसी टेस्ट में नंबर कम हो जाएं या कट जाएं, तो उसको नेगेटिव मत सोचना। आपके टीचर आपकी कमियों को आपके सामने रखते हैं कि बेटा ये वाला फील्ड जो है आपको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, और यदि आपने वो इम्प्रूव कर लिया तो आप जिंदगी के बुलंदियों पर पहुंच जाओगे। जैसे एक स्टोरी आपको बताता हूँ। एक विद्यार्थी था 5th क्लास में, उसको 5 तक का भी पढ़ा टेबल नहीं आती थी। मैडम ने उसको कहा कि बेटा तेरे को 5 तक का भी पढ़ा नहीं आता, और वो सेंटेंस बच्चे के माइंड में इतना छू गया और वो उसको घर कर गया, और उसने उतना मोटिवेशन लिया कि मेरे को 5 का भी पढ़ा नहीं आता, और वहाँ से उसके अंदर ऐसा जुनून पैदा हुआ कि उसने 5000 तक की टेबल याद कर ली। और केवल याद ही नहीं की, इतनी ज़्यादा उसने समझ पैदा कर ली कि आप कहीं से भी रैंडमली उससे पूछ लो। तो ये आपके अंदर जुनून यदि आ गया तो पढ़ाई तो आपके बाएं हाथ का काम है, कुछ भी आप कर सकते हो। और नेल्सन मंडेला के वे शब्द याद रखिए कि आप जिंदगी में, पढ़ाई ही एक ऐसा हथियार है
जिससे दुनिया बदलने की आप ताकत रखते हो। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज के व्याख्यान को समाप्त करता हूँ। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।